गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10 के लिए इकोनॉमिक्स जो पहले इसका 2 पार्ट का जो है वो वीडियो बनाया गया था, आज जो है वो पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे बिहार के पिछड़ेपन के कारण। ठीक है, आखिर बिहार जो है इतना मानव संसाधन जो है भारत में सबसे अधिक मानव संसाधन बिहार में ही है, लेकिन फिर भी बिहार जो है आज पिछड़ता क्यों चला गया है ना, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो चलिए हम इस पर जो है वो आज चर्चा करेंगे कि आखिर जो है वो बिहार पिछड़ता क्यों चला गया। तो देखिए, सबसे पहला है वो बिहार के पिछड़ेपन के कारण तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। देखिए, बिहार जो है यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है, बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है ना। तो ऐसी स्थिति में बिहार में जो है वो संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं, है ना। जब बिहार की जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी, और बढ़ ही रही है ना, बिहार की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण जो है वो संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं बाबू, दूसरा है आधारिक संरचना का अभाव। देखिए, बिहार में जो है वो आधारिक संरचना का अभाव है ना। जैसे हो गया सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, है ना। तो देखिए, ये जो है वो किसी भी राज्य के या देश के जो है वो आधारिक संरचना है ना। इसी के आधार पर कोई देश या राज्य जो है वो विकास करता है ना। अभी वर्तमान समय से कुछ साल पहले जो है बिहार में जो आधारिक संरचना था उसका काफी अभाव था। न सड़क थी, न बिजली थी, है ना। सड़क, बिजली, ये दो चीज जो है वो जो किसी भी राज्य की जो है वो विकास की जो है वो रीढ़ कहा जाता है इसको, है ना। और इसके साथ साथ जो है वो जल, है ना। तो ऐसी स्थिति में जिस क्षेत्र में 3 चीजों का पूरी तरह से अभाव हो, निश्चित तौर पर वह क्षेत्र जो है वो क्या होगा, वो पिछड़ता चला जाएगा, है ना। और यहाँ तो आधारिक संरचना का अभाव था, ना स्कूल थे, न कॉलेज थे, है ना, न सड़क, न पानी, न बिजली। तो ऐसी स्थिति में बिहार क्या हो गया, वो पिछड़ता चला गया। तो इसका दूसरा कारण था आधारिक संरचना का अभाव। तीसरा कारण है कृषि पर निर्भरता। देखिए, जनसंख्या बहुत अधिक यहाँ पर है ना, और तेजी के साथ बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो पहला कारण बताया आपको कि संसाधन का अभाव हो रहा है ना, या अभाव होता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो है वो उस पर सटीक बैठता है। देखिए, कृषि पर निर्भरता, इतनी बड़ी जनसंख्या के भरण पोषण के लिए कृषि पर दबाव काफी बढ़ गया, है ना। कृषि पर दबाव काफी बढ़ गया, ठीक है ना। देखिए, जब बिहार से झारखंड जब अलग हुआ तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ जो है वो खेती ही बच गई, कृषि ही बच गई, है ना। इसके अलावा न यहाँ पर उद्योग धंधे रहे, है ना, न कल कारखाने यहाँ पर खुले, जो कल कारखाने थे वो भी बंद हो गए, है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पर कृषि पर निर्भरता जो है वो यहाँ की जनसंख्या इतनी अधिक हो गई कि जो कृषि पर अन्य क्षेत्रों में रोजगार नहीं होने के कारण कृषि पर निर्भरता इनकी क्या हो गई, वो काफी बढ़ गई। अगला है बाबू बाढ़ और सुखाड़। देखिए, बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर हमेशा जो है वो सुखाड़ की स्थिति बनी रहती है ना। जबकि उत्तरी क्षेत्र जो है वो यहाँ पर कई नदियां हैं, गंगा, सोन, कमला, है ना, फिर बूढ़ी गंडक, पुनपुन, ये सब जो है वो उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी बिहार में ही नदियां हैं, है ना। तो वहां पर जो है वो जल बहुत अधिक हो जाती है, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है ना। तो ये भी जो है वो बिहार के पिछड़ने का क्या है, वो बिहार के पिछड़ने का कारण है। औद्योगिक पिछड़ापन। देखिए, आपको पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि बिहार में उद्योग है ही नहीं। बिहार में से झारखंड के अलग होने के बाद जितने भी कल कारखाने थे, औद्योगिक क्षेत्र थे, वो सब तो जो है वो झारखंड चले गए, है ना। तो बिहार में कुछ बचा ही नहीं। बिहार में जो है वो कुछ नदियां हैं, है ना, और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर फिर खेती के लिए लायक जमीन है ना। तो औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर नहीं होने के कारण, कल कारखाने नहीं होने के कारण यहाँ पर जो है वो बहुत अधिक लोग जो है वो क्या हो गए, वो बेरोजगार हो गए, है ना। जो बिहार के हिस्से में जो चीनी मिल आई, है ना, वो भी जो है वो बंद पड़े हैं। ठीक है, देखिए अगला है बाबू गरीबी। देखिए, निश्चित तौर पर जब जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधन कम होगा, तो गरीबी बढ़ेगा। आय की जो आमदनी का जो स्रोत है वो बिल्कुल एकदम पूरी तरह से बंद है ना। तो आय के साधन तो है नहीं, अब आने का साधन है नहीं, जो क्या मुद्रा। तो ऐसी स्थिति में गरीबी बढ़ेगी और धीरे धीरे जो है वो गरीबी क्या हो गई, वो बढ़ते चली गई। अगला आता है बाबू खराब विधि व्यवस्था। देखिए, जब विधि व्यवस्था ही अच्छा नहीं है तो निश्चित तौर पर बिहार जो है वो पिछड़ेगा ही, है ना। यहाँ पर विधि व्यवस्था
बिल्कुल यहाँ पर समाप्त हो गई थी, है ना। विधि व्यवस्था अच्छी नहीं थी, ठीक है। जैसे कोई प्लान बनाना, है ना, प्लान जो है, अब किसी चीज में निवेश करने के लिए कोई प्लान ही नहीं था, कोई योजना ही नहीं थी, है ना। कृषि में कितना जो है वो निवेश किया जाएगा, या फिर कल कारखाने खोलने के लिए जो है वो कोई योजना बनाया जाए, या फिर जो है वो अन्य काम जो है वो करने के लिए जो है वो, ये सब जो है वो कोई प्लान नहीं था। विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में बिहार जो है वो पिछड़ गया। अगला आता है कुशल प्रशासन का अभाव। देखिए यहाँ पर प्रशासनिक ढांचा भी जो है वो अच्छा नहीं था, है ना। जब प्रशासनिक ढांचा जिस राज्य का या देश का अच्छा नहीं होगा तो निश्चित तौर पर वह क्षेत्र जो है वो क्या होगा, पिछड़ जाएगा। तो देखिए ये जो है वो हम आपको कारण बताए कि बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या रहा हुआ, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, आधारिक संरचना का अभाव, कृषि पर निर्भरता, बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति, औद्योगिक पिछड़ापन, गरीबी और खराब विधि व्यवस्था, इसके बाद जो है वो कुशल प्रशासन का अभाव। ये जो है वो बिहार के पिछड़ेपन के मुख्य कारण है, ठीक है। अब देखिए बाबू, बिहार के पिछड़ेपन का जो मुख्य कारण है, ठीक है ना, तो हम लोग इसको जो है वो और देखते हैं कि और जो है वो इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए इसके बाद जो है 2000 के बाद जो है वो बिहार में कुछ बदलाव शुरू हुआ, समझे ना। और ये जो है फिर धीरे धीरे जो है जब नीतीश सरकार की आगमन हुई तो इसके बाद जो है वो बिहार में तेजी के साथ जो है वो आधारिक संरचना का जो है वो माने विकास हुआ, है ना। फिर इसके बाद जो है वो स्कूल कॉलेजेस खुले, है ना। इसको भी जो है वो नए नए स्कूल कॉलेजेस खोलने की योजना बनी, सड़क बिजली जो है वो गांव गांव तक के जो है वो पहुंचाई गई, है ना। तो देखिए इससे हुआ क्या कि 2000, ठीक है ना, देखिए 2004-05 और 2008-09, ठीक है ना, के बीच जो है वो यहाँ पर सकारात्मक विकास हुआ। गुजरात विकास के मामले में सबसे ऊपर था, लेकिन उसके बाद जो है वो सबसे ज्यादा अगर विकास करने वाला राज्य था तो वह था बिहार, ठीक है ना। इसकी जो विकास दर थी वो 11.03% तक के पहुंच गई, ठीक है ना। और जो गुजरात था उसका विकास दर था 11.05%। तो इस तरह से जो है वो बिहार जो है वो विकास क्षेत्र में, है ना, विकास दर में लंबी छलांग लगाते हुए दूसरा पायदान पर आ गया, ठीक है। अब देखिए बाबू, बिहार के पिछड़ेपन को आप दूर कैसे कर सकते हैं, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय क्या क्या है। तो देखिए जनसंख्या पर नियंत्रण, सबसे पहले इसको हम पूरा का पूरा पॉइंट आगे लिख दें, ठीक है। जनसंख्या पर नियंत्रण। दूसरा है कृषि का तेजी से विकास, कृषि का तेजी से विकास। तीसरा है बाढ़ तथा सुखाड़ पर नियंत्रण। चौथा में चलते हैं बाबू, हम लोग देखेंगे आधारिक संरचना का विकास, आधारिक संरचना का विकास। पांचवा है बाबू उद्योगों का विकास, उद्योगों का विकास। छठा है गरीबी को दूर करना। सातवां इसका है शांति स्थापना की, शांति व्यवस्था की स्थापना। स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन। देखिए स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन। ये तो आप इसको समझिए। देखिए जनसंख्या पर नियंत्रण, ठीक है ना। अब देखिए जनसंख्या पर नियंत्रण आपको उसमें बिहार के पिछड़ेपन में बताया गया कि जब जनसंख्या अधिक होगी, रोजगार के कोई साधन नहीं होंगे तो कृषि पर निर्भरता बढ़ेगी, है ना। तो जनसंख्या पर नियंत्रण करके, जनसंख्या पर लगाम लगा करके, जनसंख्या को सीमित कर करके और बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अब मान लेते हैं कि देखिए कोई भी संसाधन जो है जो जब अधिक से अधिक आदमियों में बटेगा तो निश्चित तौर पर बहुत कम संसाधन जो है वो एक आदमी पर पड़ेगा। एक उदाहरण ले लीजिए, ठीक है। जैसे अगर एक स्कूल में
20 बच्चे हैं, है ना, तो उसको जो है अगर संसाधन मुहैया कराया जाए पढ़ने के लिए, तो स्कूल, कॉपी, स्लेट, कलम, इसको जो है वो बेहद आसानी से जो है वो कम खर्च में उसको उपलब्ध कराया जा सकता है। लेकिन अगर एक स्कूल में जो है वो 200 बच्चे हैं, है ना, तो वहां पर जो है वो पूरा संसाधन जो है वो मुफ्त में संसाधन पूरा उपलब्ध कराने के लिए, जैसे पढ़ने के लिए कॉपी, कलम, किताब, स्लेट, इसको उपलब्ध कराने के लिए वहां पर खर्च बहुत अधिक आएगा। और वहां पर कोई भी व्यक्ति जो है या कोई भी सरकार भी जो है जो इस उसके अनुसार जो है वो जब योजना बनाती है तो उसका बजट बहुत अधिक होता है ना। तो देखिए इसके द्वारा भी जो है हम लोग इससे सोच सकते हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण करके हम लोग जो है वो बिहार के पिछड़ेपन को क्या कर सकते हैं भाव, दूर कर सकते हैं, है ना। और अगला है भाव कृषि का तेजी से विकास। देखिए कृषि का पहले जब कृषि होती थी तो सिर्फ और सिर्फ लोग यही सोचते थे कि चावल और गेहूं उपजा लिए, खाने के लिए हो गया, बस। इसके अलावा जो है वो कृषि कार्य जो है वो बिल्कुल, इसी को कृषि कहा जाता था। जब चावल और गेहूं उपजा लिए बस, इसी को कहा जाता था कृषि। लेकिन देखिए सरकार के द्वारा जो है वो इसको चाहिए क्या कि जो चावल और गेहूं जो है जो बहुत कम पहले उत्पादन होता था उसमें अच्छे बीज, है ना, संकर बीज, उसके बाद जो है फिर सिंचाई के अच्छे साधन, जोत के लिए जो है वो अच्छे यंत्र, है ना, उसके बाद जो है जो कृषि के क्षेत्र में जो है वो किसानों को जो है वो क्या लोन, है ना, लोन वगैरह जो है वो मिलना। इसके अलावा जो है वो कृषि के बारे में जो है वो किसानों को जो है वो सिखाना, है ना। तो इसको कर करके और कृषि का जो है वो तेजी से विकास किया जा सकता है भाव, अधिक से अधिक अनाजों का उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। और अगला है बाढ़ तथा सुखाड़ पर नियंत्रण। देखिए भाव आप जानते हैं कि बिहार का दक्षिणी भाग सुखाड़ और उत्तरी भाग जो है वो बाढ़ से पीड़ित है। तो नदियों को जोड़ करके, नदी जोड़ के योजना के द्वारा बिहार की कई नदियां जो है जिसमें सालों भर पानी रहती है, तो उसको नदी जोड़ के द्वारा जो है उसकी जल को जो है वो दक्षिणी बिहार में लाया जा सकता है जहां पर सुखाड़ की स्थिति होती है। और उत्तरी बिहार से जो है वो जब पानी अधिक जो है वो दक्षिणी बिहार में आएगा तो उत्तरी बिहार में बाढ़ के भी जो है वो स्थिति कम पैदा होगी, है ना। तो इस तरह से करके बाढ़ और सुखाड़ पर नियंत्रण किया जा सकता है। अगला है आधारिक संरचना का विकास। देखिए वो जिस क्षेत्र में आधारिक संरचना का विकास होता है वह क्षेत्र जो है वो तेजी के साथ विकास करता है ना। तो इसके लिए जो है बिजली, सड़क, पानी, है ना, स्कूल, कॉलेज, जिस क्षेत्र में जो है वो खोला जाए वहां का विकास जो है वो तेजी से होगा। तो जब आधारिक संरचना का विकास जब तेजी से होगा तो निश्चित तौर पर वह क्षेत्र विकास करेगा ही। अगला है उद्योगों का विकास। देखो यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं है ना, तो उद्योग धंधे के विकास कर करके कल कारखाने यहाँ पर जो है वो खुलना चाहिए। इसके अलावा जो है वो सरकार के द्वारा लोन दे करके और लोगों को जो है वो उद्योगों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस तरह की जो है वो चीजें अपना करके जो है वो उद्योगों का विकास करके बिहार के पिछड़ेपन को हम दूर कर सकते हैं। अगला है वो गरीबी को दूर करना। गरीबी तभी दूर होगा, है ना, जब कृषि क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, कल कारखाने खुलने का हो या फिर कोई अन्य, उसमें अगर तेजी के साथ विकास होगा गरीबी जो है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी, है ना। तो गरीबी को इसी से हम दूर कर सकते हैं। और उसमें शिक्षा बहुत बड़ी चीज है भाव। अगर शिक्षा जो है वो गरीबी, जो गरीब व्यक्ति हैं वह अशिक्षा के कारण ही जो है वो ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो उनमें जो है वो शिक्षा का जो है वो प्रसार करके और गरीबी को भी हम दूर कर सकते हैं। अगला आता है भाव स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन। देखिए स्वच्छ और साफ सुथरा ईमानदार प्रशासन को दे करके और निश्चित तौर पर जो है वो हम बिहार के पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बिहार के पिछड़ेपन और उसको दूर करने के उपाय, ठीक है। अब हम लोग चले बाबू आगे। देखिए बाबू एक और है इसका कि बिहार जो है ना बाबू, बिहार जो कि यहाँ पर संसाधन तो कम ही है ना, सिर्फ खेती लायक जमीन बच गया है और कुछ नदी वगैरह बच गए हैं। तो ऐसी स्थिति में एक और इसका जो है वो माने कारण जो है वो बनता है, वह बनता है केंद्र के द्वारा इसको विशेष राज्य का दर्जा मिलना, है ना। अगर विशेष राज्य का दर्जा इसको मिल जाए तो निश्चित तौर पर बिहार जो है वो प्रगति के मार्ग पर तेजी के साथ दौड़ पड़ेगा, है ना। देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं भाव, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तर पूर्व के राज्य जो है उसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। तो बिहार को भी जो है वो विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और ये जरूरी भी है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या क्या चीजें हैं ये देख लेते हैं। देखिए
गरीबी रेखा देखते हैं बाबू। गरीबी रेखा क्या है? इसको पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। देखिए, ये बनाने का काम जो है, निर्धारण करने का काम योजना आयोग करता है। कौन करता है बाबू? योजना आयोग करता है। देखिए, जो गरीबी रेखा है वो कैलोरी मापदंड पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है बाबू? कैलोरी मापदंड। देखो, ये गरीबी रेखा जो है वो कैलोरी मापदंड पर आधारित है। शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति को प्रतिदिन 2400 कैलोरी जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है। और दूसरा है कि जो नहीं, गलत, ये जो है वो गलत हो गया। ठीक है ना? शहरी क्षेत्र में नहीं, वह ग्रामीण क्षेत्रों में है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है वो 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति, और जो शहरी क्षेत्र में है वह 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति माना जाता है ना? तो इसको जो है वो क्या माना जाता है बाबू? गरीबी रेखा। ठीक है ना? इसको क्या माना जाता है? गरीबी रेखा के नीचे, है ना? या उस पर जो है वो गरीबी रेखा जो है वो तय की जाती है। तो इसके लिए जो है, जो नीचे आते हैं उसके लिए जो है वो डाला गया है BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है ना? ठीक है ना? इसको BPL का पूरा नाम क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। और APL का पूरा नाम एवा पॉवर्टी लाइन। ठीक है, मानी गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे। 2400 से अगर ऊपर हो जाता है तो जो है वो गरीबी रेखा में नहीं आएगा। 2400 या 2400 से नीचे आता है तो उसको गरीबी रेखा में माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए, इस तरह से जो है वो जो गरीबी रेखा तय की गई वो किस पर की गई? वो कैलोरी मापदंड पर किया गया। BPL का पूरा नाम बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। APL का पूरा नाम एवा पॉवर्टी लाइन होता है। चलिए, समझ गए ना? तो हम लोग आगे बढ़े बाबू। देखिए, भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक ना, APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है ना? और ये बात भी सही है। अगर एक देश का एक राज्य है वो काफी पीछा हो जाए या पिछड़ जाए विकास के क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पर जो देश है वो विकास नहीं कर पाएगा, है ना? तो ऐसी स्थिति में बिहार का विकास जो है वो भारत का विकास कहा जाएगा, है ना? बिहार का अगर विकास नहीं हो पाएगा तो भारत भी जो है वो तेजी के साथ पिछड़ता चला जाएगा, है ना? चलिए, इसके बाद देखते हैं बाबू हम लोग नरेगा। चलिए, आज हम लोग आते हैं किस पर बाबू? नरेगा पर। ठीक है ना? देखिए, नरेगा क्या है इसको भी समझ लीजिए। देखिए बाबू, नरेगा जो है सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना था। ठीक ना? जिसका मुख्य मकसद था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोग जो है वो बेरोजगार हो जाते हैं, उनको जो है वो काम उपलब्ध कराना था, है ना? तो नरेगा के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसको जो है वो लाया गया। ठीक है ना? तो इसके अनुसार क्या था कि प्रत्येक जो BPL के थ्रू जो आते हैं, BPL के अंदर जो आते हैं, जिनको रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है, उनको जो है वो कम से कम साल में 100 दिन जो है वो रोजगार देने की व्यवस्था की गई। ठीक है ना? कम से कम कितना दिन? 100 दिन, है ना? तो इनको जो है वो 100 दिन जो है वो रोजगार देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो अब जो है इनका जो नाम है वो बदल करके, ठीक ना, इनका नाम जो है वो बदल करके अब क्या रख दिया गया? वो मनरेगा रख दिया गया। ठीक है ना? तो चलिए, इसमें जो है वो नरेगा का पूरा नाम क्या होता है बाबू? नरेगा। देखिए, नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है ना? ये पूछता भी है बाबू, एक नंबर में जो है वो पूछ देता है। ठीक है ना? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, BPL का सॉरी नरेगा का पूरा नाम। नरेगा क्या है बाबू? सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसमें जो BPL के थ्रू जो लोग आते हैं उन मजदूरों के बीच जो है वो कम से कम उन्हें 100 दिन, साल में 100 दिन रोजगार देने की व्यवस्था है। इनकी जो न्यूनतम जो मजदूरी होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, कितने दिन के रोजगार देने की व्यवस्था है? 100 दिन। ठीक है, तो चलिए, अब जो है ये चैप्टर तो जो है वो समाप्त हो गया है। ठीक है ना? अब हम लोग जो है वो इसमें देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, क्या देखेंगे बाबू? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका जो है हम अगली बार जो है इसका लेकर के हम आएंगे।
ठीक है ना। एक नज़र जो है वो हम लोग इसको देख लें कि इसमें और क्या क्या जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में हम लोगों को जो है वो आ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा पूरा। ठीक है ना, लेकिन एक नज़र इस चैप्टर को हम लोग देख लें कि इसमें और क्या क्या बच गया। देखिए, भारत जो है आज़ाद कब हुआ बाबू? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। लगभग भारत जो है वो 200 वर्षों तक के अंग्रेजों का गुलाम रहा। ठीक है, फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया और इसके द्वारा ही जो है वह भारत में हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाते रहे, दलित और हिंदू को जो है वो लड़ाते रहे और इस पर जो है वो उन्होंने भारत पर जो है उन्होंने कितने वर्षों तक के शासन किया बाबू? 200 वर्षों तक के। लगभग भारत जो है वो 200 वर्ष तक के जो है वो अंग्रेजों का क्या रहा बाबू? उपनिवेश रहा। ठीक है, और उपनिवेश का मतलब तो आप जानवे करते हैं। उपनिवेश का अर्थ होता है कि जब एक शक्तिशाली देश अपनी राजनीतिक, आर्थिक, है ना, और सांस्कृतिक जो है वो अपनी जो सांस्कृतिक जो क्षेत्र होते हैं या संस्कृति होती है उसको जो है वो दूसरे देश पर जो है वो थोपना, एक गरीब देश पर जो है वो दूसरे देशों पर थोपना, उसको जो है वो उपनिवेश कहलाता है। जैसे अब भारत जो है वो अंग्रेजों का उपनिवेश रहा बाबू, तो अंग्रेज जो थे अपनी जो है वो पूरी स्थिति को जो है वो पूरी आर्थिक क्रियाकलाप हो चाहे सामाजिक या राजनीतिक हो, सब जो है वो भारतीय लोगों पर जो है वो उन्होंने थोपा और यहाँ पर लोगों पर जो है वो क्या किया बाबू? शासन किया। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट हम लोगों के बीच आता है बाबू कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। वो किसके द्वारा कहा गया था बाबू? तो ब्राउन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए अर्थव्यवस्था। देखिए बाबू, अर्थव्यवस्था का संरचना या ढांचा, अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पूंजी, पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को अंतर्गत कौन कौन आता है बाबू? तो कृषि, है ना, मत्स्य पालन, जंगलों से प्राप्त होने वाली वस्तुएं। ठीक है, नंबर 2 है बाबू द्वितीय क्षेत्र। देखिए द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन चीज आती है बाबू? एक औद्योगिक क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है बाबू? औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, बिजली, गैस इत्यादि इसी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो है बाबू तृतीय क्षेत्र, एक जो है वो सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो ये जो है वो क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा है ना। इसमें जो है वो बैंकिंग, उसके बाद जो है वो पर्यटन, सब जो है वो इसी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए बाबू अर्थव्यवस्था के प्रकार। देखिए पूरे विश्व को जो है वो अर्थव्यवस्था के दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, पूरे देश को। सबसे पहला आता है पूंजीवादी। तो पूंजीवादी में उत्पादन के जो स्वामित्व होता है वो होता है पूंजीपतियों के हाथों में, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना, फिर उसके बाद जापान हो गया, इसको पूंजीवादी देश कहा जाता है। दूसरा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, है ना। तो देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पर जो है वो दायित्व किसका होता है बाबू? वह जो है वो सरकार के अधीन होता है ना, जैसे चीन हो गया। उसके बाद देख लीजिए बाबू अगला आता है मिश्रित व्यवस्था अर्थव्यवस्था। तो देखिए इसमें उत्पादन के जो स्वामित्व होता है वो निजी और सरकार के पास होती है, निजी व्यक्ति और सरकार के पास होती है ना। तो जैसे हो गया कौन बाबू? भारत। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू। देखिए समावेशी विकास क्या है? आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसमें जो विकास की जो रोशनी है वो समाज के एकदम अंतिम व्यक्तियों तक के पहुंचे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? समावेशी विकास कहते हैं। माने सबका समान विकास हो। ठीक है ना, सबका क्या हो बाबू? समान विकास हो और जीवन स्तर जो है वो इसका जो है वो ऊंचा होता जाए, समाज का कोई भी वर्ग छूता न रहे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समावेशी विकास। देखिए अगला जो पॉइंट आता है वो सतत विकास क्या है? देखिए सतत विकास उस विकास को कहा जाता है जिसमें जो आने वाली पीढ़ी है, ठीक है ना, मैंने भविष्य को लेकर के इसमें योजना बनाई जाती है। ठीक है ना, तो जो आने वाली पीढ़ी है उसको बिना प्रभावित किए हुए जब हम लोग संसाधन का उपयोग करते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं बाबू? सतत विकास कहते हैं, मैंने लगातार विकास कहते हैं। इसकी जो अवधारणा था वो ब्रूनलैंड ने जो है वो ब्रूनलैंड आयोग ने जो है वो इसको जो है वो क्या किया था बाबू? पेश किया था। ठीक है, अब चलिए बाबू अगला बढ़ते हैं आगे हम लोग। योजना आयोग क्या है? देखिए योजना आयोग जो है उस जो है वो एक प्लान बनाने वाली योजना है, आयोग है। ठीक है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी बाबू? तो 15 मार्च, ठीक है ना, कब हुए थे? 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। ठीक है ना, इसमें लगभग, ठीक है ना, इसमें जो है
वो लगभग जो है वो कितने सदस्य होते हैं भाऊ? 8 सदस्य होते हैं। इसके प्रधान अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। और इसका मुख्य काम जो है वो पंचवर्षीय योजना तैयार करना है। क्या तैयार करना है? पंचवर्षीय योजना तैयार करना है। भारत में जो पंचवर्षीय पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 तक के था, है ना। भारत में विकास का श्रेय किसको दिया जाता है भाव? नियोजन को दिया जाता है, ठीक है। ये सब जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो आप समझ लीजिए। ये सब जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है वो है। देखिए पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया तो अभी 1951 से 56 पहले था, है ना। उसके ये जो है वो योजना योग जो है वो पंचवर्षीय योजना बनाता था। वो कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। या 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी 2007 से 2012 तक के, ठीक है। अब आता है भाव राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए इसका नाम है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये भी जो है वो पूछता है एनडीसी का फुल फॉर्म बताए या पूरा नाम बताए, ठीक है ना। देखिए इसका जो गठन है वो हुआ था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। इसके जो प्रधान अध्यक्ष होते हैं वो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। और जो एनडीसी होता है, ठीक है ना, ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है वो केंद्र और राज्यों के बीच जो है वो सामंजस्य बैठाता है, ठीक है ना। क्या बैठाता है? सामंजस्य बैठाता है। उन दोनों के बीच जो है वो सामंजस्य बैठाने का काम करता है, मैंने दोनों को मेल मिलाप कराने का काम करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़े भाव। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है भाव? तो वस्तु से वस्तुओं का लेन देन को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। उसके बाद आता है मौद्रिक प्रणाली भाव। तो वस्तुओं मुद्रा से वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्यांकन करते हैं वो मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। इसके बाद बैंकिंग प्रणाली आता है भाव। तो बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा, ठीक है ना, जो विनिमय की क्रिया किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाव? तो बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। एटीएम क्या है भाव? प्लास्टिक का एक जो है वो कार्ड दिया जाता है जिस पर सूक्ष्म रूप से अंकित होता है। उसको जब एटीएम मशीन में जब हम लोग डालते हैं तो वह जो है वो मशीन उसको पढ़ता है और उसको पढ़ करके जो है वो उसमें से जो मशीन में से जो है वो रुपया निकालता है ना। इसको एटीएम कहा जाता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। माने ओकरा जो है वो अपने आप जो है वो संचालित होता है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी बिल्कुल इसी तरह का प्लास्टिक मुद्रा है, ठीक है। अब देखिए भाव राष्ट्रीय आय क्या है? तो एक वर्ष में जो सरकार की जितनी भी आय होती है, ठीक है ना, एक वर्ष में जो भी आय जो होती है उसको जो है वो हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेशनल इनकम कहा जाता है इसको भाव। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो एक साल में जो जितना आय होती है उसमें देश की जनसंख्या से भाग देने पर जो आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाव? प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको पर कैपिटा इनकम पीसीआई भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए भाव आगे हम लोग बढ़े। आधारिक संरचना तो पहले भी बताए हैं। आधारिक संरचना एक बार देख लेंगे हम लोग। आधारिक संरचना उस तत्व को कहा जाता है जिसमें आता है बिजली, सड़क, पानी, परिवहन, संचार, है ना, स्कूल, कॉलेज, बैंकिंग। तो ये जिस क्षेत्र में जो है वो अधिक विकास माने जो है वो इनका जो है वो अधिक विकास होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाव? आधारिक संरचना। माने उस क्षेत्र का आधारिक संरचना बहुत अच्छा है। तो इस जो तत्व को जब नाम बताए इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाव? आधारिक संरचना के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है भाव बिहार के पिछड़ेपन के कारण। तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, उसके बाद आधारिक संरचना का अभाव, कृषि का जो है वो कृषि पर जो है वो ज्यादा निर्भरता, बाढ़ तथा सुखाड़, गरीबी, है ना, खराब शासन व्यवस्था, इसके अलावा जो है वो औद्योगिक पिछड़ापन, ये सब। ये इसको दूर करने का उपाय में कौन कौन आता है भाव? तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो है वो जनसंख्या पर नियंत्रण होना जरूरी है। खराब विधि व्यवस्था जो है वो उसको हटा करके स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन जरूरी है। गरीबी को दूर करने को उपाय करना होगा। यहाँ पर उद्योग धंधे को जो है वो लगाना होगा, माने औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना होगा, है ना। इसके अलावा जो है वो कृषि का तेजी से विकास करना होगा, उत्पादन क्षमता को जो है वो बढ़ाना होगा, है ना। फिर शांति की स्थापना करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ है तो बिहार में जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कुछ नदियां और जमीन को छोड़कर का कुछ नहीं बचा है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो केंद्र के द्वारा अगर इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाए तो निश्चित तौर पर बिहार जो है वो विकास की गति पकड़ लेगा, है ना। और इसके बाद जो है वो देख लीजिए एक भारत के जो है
एक महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति रह चुके एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है ना। इसके बाद देखिए बिहार से जो है वो झारखंड कब अलग हुआ, तब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है वो क्या हुआ था बाबू, अलग हो गया था, ठीक है ना। इसके बाद देखिए बीपीएल पॉवर्टी लाइन है ना, तो देखिए शहरी क्षेत्रों में जो है वो 2100 कैलोरी पर निर्धारित किया गया, और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 2400 कैलोरी पर जो है वो निर्धारित किया गया था, कौन सी, गरीबी रेखा, है ना। अब उसके बाद जो है वो बीपीएल का पूरा नाम होता है बाबू कौन सी, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। इस सब को जो है वो आप लोग ठीक ढंग से जो है वो देख लीजिए। नरेगा का पूरा नाम क्या होता है बाबू, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके तहत जो है वो मजदूरों को कितना दिन काम दिया जाता है बाबू, तो 100 दिन काम दिया जाता है। इसका नाम बदल करके कुछ ही रख देवल गया बाबू, तो मनरेगा रख देवल गया है ना। देखिए इतना जो है वो आप लोगों को जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो तैयार हुआ। अब बाकी जो है हम आप लोगों को प्रयास करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पर लिख करके और आपको पूरा का पूरा उपलब्ध करा दिया जाए। तो चलिए ये जो फर्स्ट चैप्टर जो है, जो इसका पूरी तरह से जो किताब वाला जितना भी पढ़ाना था हम पढ़ा दिया आपको। अब रह गया सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो जो बच्चे जो है जो आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, बार बार तो हम कई वीडियो में कह चुके हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक ही नहीं करते हैं, ठीक ना। अगर लाइक करते तो निश्चित तौर पर जो है वो इसमें हमें जो है वो और ऊर्जा जो है वो मिलती है ना। और आप लोगों के लिए जो है वो हम इतना मेहनत करते हैं, यूट्यूब पर जो है वो वीडियो जो है वो बना करके लोड करते हैं, ताकि वो वैसे बच्चे जिनका कोचिंग जो है वो बंद है वो भी जो है वो इस चैनल से जुड़े और पढ़ सकें, है ना। तो भाई आप लोग जो है वो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, और आगे भी जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। ताकि अब देखिए जब सब्सक्राइब कीजिएगा, जब चैनल का सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ेंगे, तब ना जो है वो हम अगर ऑनलाइन हम आते हैं तो निश्चित तौर पर जो है वो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे कोई अन्य जो हो वो हम आपको पूरा का पूरा जो है वो करवाएंगे, है ना। ये अभी तो है इकोनॉमिक्स चालू किया है, इकोनॉमिक्स समाप्त होगा तुरंत जो है वो आपको जो है वो इसका हिस्ट्री भी जो है वो हम पढ़ाएंगे। हिस्ट्री के बाद जो है वो आपको बच जाएगा ज्योग्राफी को जो है वो हम क्लियर करेंगे। और इसके अलावा जो है वो एक और जो है वो बच जाता है, वह बच जाता है वो पॉलिटिकल यानी नागरिक शास्त्र जो है वो उसको भी जो है वो हम आपको पढ़ा करके क्लियर करेंगे, है ना। और हम सोच रहे थे इसमें कि फिजिक्स का भी जो है वो क्वेश्चन को जो है वो लोड किया जाए। फिजिक्स का जो है वो थ्योरी जितना ये पढ़ाया जाएगा जो, और उसके बाद जो है वो इसमें मैथ और जो क्वेश्चन वगैरह आता है उसको भी जो है वो हम चाह रहे हैं कि इस पर जो है वो हम बताएं। तो आप लोग जो है वो जब तक जो है वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं कीजिएगा तब तक जो है वो हमें जो है वो ऊर्जा जो है वो नहीं मिल पा रही है ना। तो भाई आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जो है वो करते रहिए और आप इस चैनल से जुड़े रहिए, है ना। अधिक से अधिक बच्चों के पास जो है वो शेयर कीजिए ताकि जो है वो चैनल सब्सक्राइबर्स इसमें ज़्यादा हो और हम लाइव आ सके, ठीक है। कल आप लोगों के लिए जो है वो हम इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है वो इसमें टेस्ट लेकर के हम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हम सबसे पहले जो है टेस्ट के रूप में, चूंकि अब तो जो है वो क्वेश्चन को हम दे नहीं सकते हैं इसमें, तो वह क्वेश्चन को जो है वो हम लोड कर देंगे, ठीक है। और आप लोग जो है वो इसमें कीजिए क्या कि उसको बना करके और अगले दिन जो है वो आप लोग जो है वो इसको मिला लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि भाई हमारा जो है वो इतना नंबर आया, ठीक है ना। तो कल आप लोगों के लिए जो है वो हम क्वेश्चन को लेकर के क्या आ रहे हैं, त्रिकोणमिति। देखिए त्रिगो जो है इसमें 8.1, 8.2, 8.3 से इससे जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो रहेगा, ठीक है। और पूरा फॉर्मूला जितना भी इसमें लिखावल गया है त्रिगो का उसमें फॉर्मूला, ठीक है, समझ रहे ना। तो फार्मूला का भी जो है वो इसमें टेस्ट रहेगा। तो कुल मिलाकर के जितना भी एक पन्ना में जितना भी क्वेश्चन हट जाए उसको जो है वो हम लाएंगे और इसको भी जो है वो आपको जो है वो हम टेस्ट के रूप में जो है वो इसमें सम्मिलित करेंगे। तो चलिए देखने के लिए धन्यवाद।